दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम इस वर्ष के पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कहने के लिए तो ये एक नया एपिसोड है, लेकिन इसे आप पिछले एपिसोड का ही एक्सटेंशन या पार्ट 2 समझे। इसीलिए मैंने अपना अटायर भी डेलिबरेटली सेम ही रखा है ताकि आप इसे पिछले वीडियो के साथ रिलेट कर सकें। लेकिन शुरुआत करने से पहले मेरी एक बार फिर आप सबसे अपील कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बात लोहे से जुड़े हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। दोस्तों ज़्यादातर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि लोहे के दाम कितने बढ़ेंगे, कब घटेंगे। देखिए दोस्तों, मैं इस मामले में कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। समय के गर्भ में क्या छिपा है, यदि इस बात का अंदाज़ा मुझे होता तो मैं किसी रेस कोर्स में जीतने वाले घोड़े पर सट्टा लगा रहा होता या फिर कोई ज्योतिष केंद्र खोल रखा होता। मैं तो केवल आपके सामने लोहे से जुड़े तथ्य रखता हूँ और इन्हीं तथ्यों के आधार पर हमें और आपको मिलजुल कर ही अनुमान लगाना है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ कमोडिटी स्टील की बात कर रहा हूँ। स्पेशल एंड अलॉय स्टील की बात मैं वीडियो के अंत में करूँगा। कमोडिटी स्टील वो होता है जो पहले बनता है और फिर ओपन मार्केट में बिकता है। ज़्यादातर केसेस में ये लो कार्बन या मीडियम कार्बन स्टील होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे टीएमटी सरिया। हम टीएमटी कोई ऑर्डर देकर नहीं बनवाते, बस दुकान पे जाते हैं और जो उपलब्ध होता है वो ख़रीद लाते हैं। पिछले 20-22 दिनों में कमोडिटी स्टील के दाम बढ़े और हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा बढ़े। अकेले दिसंबर महीने में ही RINL ने एक के बाद एक कुल 5 बार रेट बढ़ा दिए। सिर्फ पिछले एक महीने में ही रेट 10 से 20% बढ़ चुका है। विभिन्न कैटेगरीज में बढ़ोतरी का प्रतिशत आप इस चार्ट के जरिए देख सकते हैं। और यदि हम पिछले 6 महीने की बात करें तो ये वृद्धि करीब 35 से 55% की है। अब जो अधिकतर लोगों की चिंता है वो ये है कि बढ़ोतरी का सिलसिला आखिर कहाँ रुकेगा। तो आइए एक एक करके हम तथ्यों पर नज़र डालते हैं। हमारा देश एक ओपन इकोनॉमी है, जिसका मतलब है कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीधा प्रभावित होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोहे का बाजार चीन का बाजार है, इसलिए चीन में लोहे का रेट सीधे तौर पर हमारे रेट्स को प्रभावित करता है। अगर मैं आज की बात करूं तो हमारे बाजार में लोहे का रेट अब चीन के लोहे के रेट के बराबर पहुंच चुका है। आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। हालांकि सेल के आउटगोइंग चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने कहा है कि भारत में अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले रेट 2 रुपये कम है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने यह बयान लोकल सेंटीमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए दिया हो। हकीकत अब यह है कि स्टील कंपनीज को डोमेस्टिक मार्केट में अब बेहतर रिटर्न मिल रहा है, जिसकी वजह से पिछले 1-1.5 महीने में स्टील एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। दूसरा बड़ा फैक्टर है आयरन ओर का। आयरन ओर के बढ़ते हुए रेटों पर ब्रेक लगी है। चीन की सरकार ने इस वर्ष कार्बन एमिशंस कम करने के लिए 2021 में स्टील प्रोडक्शन कम करने का फैसला किया है। ये एक बेहद अहम फैसला है। इस खबर के आते ही आयरन और फ्यूचर्स में 3.5% की गिरावट देखने को मिली। इस सब के अलावा जो हमारा MSME सेक्टर है वो काफ़ी दिक्कत में है। यदि हम इस सेक्टर की सुने तो पिछले 5 महीने में इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट 50% से लेकर 77% तक बढ़ चुकी है और कई छोटे और मंझले उद्योग तो अनवायबल भी हो चुके हैं। इसकी गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को PMO और स्टील मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि जिस गति से लोहे के रेट बढ़ रहे हैं उससे देश के विकास से जुड़े अनेकों प्रोजेक्ट्स लागत बढ़ने की वजह से अनवायबल हो रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां बढ़े हुए दामों की वजह से स्टील डिमांड में कमी आनी शुरू हो गई है। इस स्थिति में हमें लगता है कि कम से कम कमोडिटी स्टील में तो और रेट नहीं बढ़ने चाहिए। हालांकि स्टील अथॉरिटी के हिसाब से अभी भी 1.5 से 2 रुपये तक बढ़ने की गुंजाइश है, लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ से अगर रेट और बढ़े तो स्टील यूजिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी घातक साबित होगा। तो हमारे हिसाब से जो प्राइसेस हैं वो पीक पर हैं। दूसरा बड़ा सवाल है कि अगर रेट बढ़ेगा नहीं तो क्या घटेगा। फिलहाल जनवरी में ऐसा नहीं लगता। इस वक्त डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम में है और कहीं ना कहीं लोकल डिमांड के गिरने से थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन हो सकता है, लेकिन स्टील कंपनीज इतना आसानी से रेट गिरने भी नहीं देंगी अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट की तरफ से कोई मेजर पॉलिसी चेंज नहीं होता। जैसे आयरन ओर के निर्यात को बैन कर दिया जाए या फिर स्टील के निर्यात को रेगुलेट किया जाए
और फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसी कोई संभावना भी नहीं लगती, क्योंकि स्टील एक्सपोर्ट अब खुद ब खुद कम हो रहा है। अब अंत में मैं बात करता हूं एलॉय स्टील की। सभी एलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स ने 1 जनवरी से 7500 रुपये इंक्रीज़ की मांग की है, और यह इंक्रीज़ मिलना लगभग तय है, क्योंकि ओईएम्स के पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। और इसका कारण समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि हम पिछले 6 महीने के ट्रेंड पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि कमोडिटी स्टील में कुल प्राइस इंक्रीज 15 से 16 रुपये तक का हो चुका है, लेकिन एलॉय स्टील में अभी भी 9 रुपये तक की ही इंक्रीज़ हुई है, और जिसमें से भी ओईएम ने सिर्फ 4750 रुपये ही दिए हैं। बाकी सारा इंक्रीज़ फोर्जर ने एब्जॉर्ब किया है। तो इसे यूँ समझिए कि एलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स सिर्फ अपना बकाया ही मांग रहे हैं। बाकी डीजल का दाम भले ही पेट्रोल के लगभग बराबर हो गया हो, लेकिन एलॉय स्टील और टीएमटी का रेट भी बराबर हो जाए, उतने अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं। नमस्कार।